बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ग़ुलाम अब्बास हरल साहब। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 164 के बयान से मुतालिक, जिसके काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं और टीवी चैनल्स पे भी आप देख रहे होंगे और उसके अलावा हर जगह पे 164 का बयान 164 का बयान इसकी बात की जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जारी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जहाँ पर आम आदमी का ट्रायल करने से मना करने के लिए वहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई है, उस पर भी 6 रुकनी बेंच ने आज चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं 164 के बयान के ऊपर, जो इकबाली बयान भी इसको कहा जाता है और इसके अलावा बयान जो फाजिल मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, कन्फेशनल बयान कहा जाता है इसको। ग़ुलाम अब्बास हरल साहब, आप इस पर थोड़ी सी रहनुमाई करें कि ये है क्या 164 का बयान जो है। देखिए शादाब साहब, 164 की जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जो है कहलाई जाती है। 164 CRPC जो है उसमें ये कहा गया है कि ये मजिस्ट्रेट साहब जब भी रिकॉर्ड करेंगे ये स्टेटमेंट, तो ये जो भी स्टेटमेंट दहिंदा है उससे पूछेंगे कि क्या वो अपनी आज़ाद मर्जी से और बगैर किसी दबाव के ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये उस वक्त वो कमरा अदालत में बाकी कोई और बंदा जो है वो मौजूद नहीं होता सिवाय उसके कि जो स्टेटमेंट दे रहा है। तो वो जब ये इस बात का इजहार करता है कि ये सबसे पहले वो ये अर्ज करता है कि मैं ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके सामने, तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और मेरे पे कोई किसी किस्म का दबाव नहीं है। तो उस वक्त जो है मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने ये स्टेटमेंट होती है। तो ये आपने देखा है कि इस स्टेटमेंट की भी एक तारीख है शादाब साहब। ये इससे पहले भी अभी जो आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, साबका जो वज़ीर आज़म है, चेयरमैन PTI उनके, उससे पहले जो ये इसहाक डार साहब की भी स्टेटमेंट 164 की ली गई हुदैबिया वाले केस में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। तो आपने ये देखना है, चूँकि मैं इस हवाले से भी थोड़ा सा अर्ज करूं कि ये जो स्टेटमेंट ली जा रही है अब आज़म खान साहब की है, उससे पहले इसहाक डार साहब की थी, कि इन किन हालात में और इसके पस मंज़र क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो कि ये स्टेटमेंट जो है इसको एक किस्म का वैलिड और इसकी बहुत ही कानूनी अहमियत होती है। इसकी अगर कोई किसी किस्म का मुकदमा किसी के ऊपर हो और जो विक्टिम होता है उसकी अगर ये स्टेटमेंट ली जाए, तो उसी बुनियाद पे, इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पे वो जो पर्चा है उसकी खराज रिपोर्ट बन जाती है, खारिज हो जाता है। इसलिए इस जो 164 की स्टेटमेंट है इसकी कानूनी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं, वो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरल साहब, एक चीज़ बताइएगा, जो 164 का बयान है, क्या आप 164 का बयान देंगे अदालत में जाके, उसके बाद हथकड़ी खुलेगी, आप अपने घर चले जाएंगे, या उसके लिए भी कोई प्रोसीजर है? नहीं, देखें, हथकड़ी में अगर तो आते हैं तो फिर तो वैसे हथकड़ी से मैंने मिसाल दी है। ये चूंकि इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है, हथकड़ी में अगर या किसी को कस्टडी में पेश किया जाता है तो फिर तो ये जो इस स्टेटमेंट की जो रूह है उसके खिलाफ है। जो बेसिक ऑब्जेक्ट है इस स्टेटमेंट का वो यही है कि कोई भी शहरी जाके अपनी जो आज़ाद जो है वो बयान जो है रिकॉर्ड करवाता है आज़ादाना तौर पे वो मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन चूंकि आज़म खान साहब बड़े अरसे से लापता थे और वो मंजर से गायब थे और पता नहीं किसके पास थे, ये जानना ज़रूरी है कि उनको आज से पहले वो कहाँ थे, उनको कैसे मजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया और कैसे ये स्टेटमेंट दिलाई गई। चूंकि स्टेटमेंट तो हो चुकी है, अब ये स्टेटमेंट जो है हर जगह इस्तेमाल होगी चेयरमैन PTI के खिलाफ, और बाकी भी जो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, या और भी फॉरेन मिनिस्ट्री से जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व उन्होंने किए साइफर के हवाले से, तो वो लोग जो है उनके खिलाफ ये एक किस्म का इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल आ गया है। वो हर जगह, हर अदालत में, हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसी स्टेटमेंट की बुनियाद पे बहुत सारे मुकदमात जो है वो चलाए जाएंगे। लेकिन हरल साहब, इसहाक डार साहब ने तो भी एक इसी तरह का बयान दिया था 164 का, उसके भी बड़े चर्चे हुए थे, तो वो तो आज तक कुछ नहीं हुआ। देखें, जो मैंने पहले जैसे अर्ज किया शादाब साहब कि हर मुकदमे के आपने जो है
हालात होते हैं। और इस स्टेटमेंट जो है स्पेशली जो इसहाक डार साहब की थी और उसके अलावा जो है इनकी आज़म खान साहब की थी, उसके जो पस मंज़र हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीटीआई के खिलाफ एक क्रैकडाउन चल रहा है और उनको विक्टिमाइजेशन की जा रही है, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। तो इस हवाले से या उनके जो लीडर हैं चेयरमैन पीटीआई, उनको कन्विक्शन करने के लिए क्या ये कोई ऐसा मुकदमा जो है, क्योंकि आपने देखा है, मेरे से आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, कि हमारी जो मुल्क की तारीख है उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है, जिसका बारहा सुप्रीम कोर्ट जिक्र कर चुकी है कि बहुत उसकी एक लंबी तारीख है, क्योंकि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, कोई किसी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, किसी पार्टी को बनाने के लिए, उसमें से प्रेशर ग्रुप निकालने के लिए, इस तरह के बहुत सारे तरीके जो हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं। उसमें अब ये भी एक हथकंडा, चूँकि ये सहारा लेते हैं अदालतों का भी, जो मुख्तदार हल्के हैं, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा है कि 164 की स्टेटमेंट दिलवाई जाए, ताकि अगर कल को अगर आज़म खान साहब को किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसमें ये अरेस्ट होते तो उनकी कस्टडी में कोई स्टेटमेंट ली जाती तो उसकी इतनी अहमियत ना होती जो ये 164 की स्टेटमेंट की अहमियत है। तो इसलिए ये 164 की स्टेटमेंट दिलवाई गई है। और आपने देखा है कि इसमें जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं तारर साहब, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है कि ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, ये कॉन्फिडेंशियल था, तो इसको जो है इस तरह लीक करना या उनको जो है किसी इस तरह लहराना, ये एक जुर्म है। क्रिमिनल इंटेंशन का भी उन्होंने जिक्र किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी जिक्र किया, तो जिसकी उन्होंने सजाएं भी बताई कि 2 साल भी है, 14 साल भी है। तो ये सारे जो है ये हालात जो इस तरह बनाए जा रहे हैं, जिन हालात के तनाज़र में ये 164 की स्टेटमेंट ली गई है, ये इसी का पस मंज़र है कि ये चेयरमैन पीटीआई जो है उसको किसी तरीके से कन्विक्शन की जा सके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जजमेंट है, अगर उस जजमेंट को हम गौर करें मेरा ख्याल है हरल साहब, तो फिर तो कोई अहमियत नहीं है इसकी। बिल्कुल उन्होंने बड़ी इसमें डिटेल में वो जजमेंट दी थी जब इसहाक डार वाला मामला था, उसमें हुदैबिया पेपर केस में जी, उन्होंने बड़ी डिटेल में इस पे जो उसको हम कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उसको हम ओबिटर डिक्टा कहते हैं। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में ये जो इसमें ऑब्जर्वेशंस दी थी अपनी, कि ये जो इस तरह के हालात में पहले चूंकि कस्टडी में थे जो जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद वो अचानक वो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिए जाते हैं, फिर उनसे स्टेटमेंट ली जाती है, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और उसमें भी आपने देखा कि उसमें अभी तक उस स्टेटमेंट के हवाले से कोई कन्विक्शन हुई है। इसी तरह ये जो आज़म खान साहब की स्टेटमेंट है, इसमें भी यही कुछ होगा जो इसहाक डार वाले 164 की स्टेटमेंट थी, जो कुछ उसमें हुआ था। अच्छा, अब इसमें ये मतलब यानी कि अब अगर आज़म खान साहब वहाँ अदालत के अंदर रूबरू पेश होकर उन्होंने 164 का बयान जमा भी करवा दिया है, तो उस पर जिरा तो अभी तक नहीं हुई। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जिस तरह था कि जी जिरा होगी, मुलजिम जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके सामने बैठ के या उसके सामने खड़े होकर ये अपना बयान कलमबंद करवाया जाएगा। देखिए ये कानून के बुनियादी असूल हैं कि कोई भी आपके खिलाफ स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके ऊपर जो जिसके खिलाफ ये दी जाती है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसका बुनियादी हक है। ये ज़ाब्ता फौजदारी का एक बुनियादी असूल है। लेकिन चूंकि ये अब जब कहीं इस्तेमाल की जाएगी तो तब उसी अदालत में भी इसकी इजरा हो सकती है, इसमें भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि एक कॉन्फिडेंशियल इसको रखा गया, अब इसको सील कर दिया गया हुआ है, इसको सील करके रख दिया गया हुआ है। जब ये ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त ये चेयरमैन पीटीआई और बाकी दिगरान जो हैं पीटीआई के लीडरान जो हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी है, इसमें असद उमर है, आज़म खान ने दी है, उसके अलावा जो हमारे उस वक्त जो फॉरेन एम्बेसडर थे उनके खिलाफ, वो ये तब इस्तेमाल होगी। तो तब जो है अगर जीरा ना हुई इस पर तो फिर इसकी वही हैसियत होगी जो काजी फैज़ ईसा साहब वाली जजमेंट में जो उन्होंने बताई है। अच्छा अरल साहब, एक क्योंकि आज़म खान साहब ज़ाहिर है एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, और एक ब्यूरोक्रेट के लिए क्या ये है कि वो किसी का ऐसा गैर कानूनी हुक्म माने किसी भी सूरत हाल के अंदर?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि क्या किसी ब्यूरोक्रेट्स के लिए कोई गैर कानूनी जो है हुक्म मानना जो है लाजिम है। बिल्कुल आपने जब आप भी किसी भी आम ओहदे पे फायज होते हैं तो आप जो है कानून की जो है हलफदारी के कानून की पासदारी का हलफ उठाते हैं, ना कि आप किसी भी उहदेदार की जो हलफ उसकी वफादारी का हलफ उठाते हैं। तो लिहाजा ये जो है अगर किसी ने किसी का कोई गैर कानूनी हुक्म मानना भी है तो ये उसकी जिम्मेदारी है जिसने गैर कानूनी काम किया है किसी भी हुक्म के ताबे होके। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया है कि ये आजम खान साहब जो हैं अगर उन्होंने खान साहब के कहने पे कोई अगर गैर कानूनी काम किया भी है तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसमें वो गिल्टी जो है वो आजम खान साहब हैं। लेकिन इसको भी साबित करना जरूरी है कि चूंकि वो भी उस वक्त उनके बॉस अल्टीमेटली वही थे वजीर आजम जो है, तो उन्होंने कैसे ये इस कॉन्स्पिरेसी के साथ इस जुर्म के साथ उनको जोड़ना सबूतों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम तो वो लोग हैं कि राशिद मिनाज शहीद बात नहीं मानते दुश्मन की और त्यारा ज़मीन पे गिरा देते हैं, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ब्यूरोक्रेट जो है वो बड़ी सीनियर पोजीशन पे बैठा है और अब अल्टीमेटली वो कहता है कि जी मुझे निकाल दो, असल गुनाहगार ये है। तो अगर इस तरह का मामलात हम लेके चलते रहे, ये मैं एक कानूनी पॉइंट से बात करूँ, मामलात लेके चलते रहे तो कल को तो फिर किसी भी जगह पे वो करके खुद साइड पे हो जाएंगे। हमारा आइन कानून तो जाहिर है वो एक बंदे को जब इतनी बड़ी सीट पे बिठाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट पे या जैसे चीफ सेक्रेटरी की सीट पे, इट मीन्स कि वही तमाम सूबा चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा मुल्क चला रहा है। तो ऐसे लोगों के अगर हम हवाले मुल्क कर दें जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी बात में या उसके प्रेशर में आके वो इस तरह का काम करें जिससे खुदा न खास्ता मेरे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा हो, तो क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए? देखिए जी, आप ये जब भी कोई बरसरे इक़्तिदार आता है तो वो पहली बात तो ये है कि वो अपनी मनपसंद की ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसलिए करता है कि मैं कोई ऐसा बंदा लाऊं जो सिर्फ मेरा हुक्म माने, कानून का हुक्म जो है या कानून में जो दिया गया है उसको बालाताक करते हुए सिर्फ मेरा हुक्म माने। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम असूलों के साथ खड़े नहीं होते, हम शख्सियात के साथ खड़े होते हैं। और जब तक हम शख्सियात के साथ खड़े रहेंगे, असूलों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो यही कुछ होता रहेगा जो कुछ अब हो रहा है। तो ये हर किसी की जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, आपने देखा है पिछले अदवार में जितने चीफ सेक्रेटरी कितने पंजाब के तब्दील हुए हैं, आईजी कितने तब्दील हुए हैं। अगर कोई यहाँ पे खड़ा हो जाता है आदमी असूल के ऊपर, वो कहता है कि मैंने कानून से मावरा कोई भी काम नहीं करना, तो उसको तो उसी वक्त जो है खुडे लाइन लगा दिया जाता है। और इनको अवाम के खिदमतगार नहीं चाहिए जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, इनको तो वही ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो इनके ताबे के काम करें, चाहे कोई गैर कानूनी जो भी इनका काम हो जिसमें इनका ज़ाती मफाद हो, इनकी ज़ाती तरजीहात हो, उसके मुताबिक काम करे, तो वही इनको सूट करता है। अच्छा, कानून ब्यूरोक्रेट के लिए क्या कहता है? ये तो साइफर वाला मामला तो जो हो गया वो तो जाहिर है अब जो भी तफ्तीशी इदारे हैं वो उस पर देखेंगे क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, कोर्ट देखेगी किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। एज अ ब्यूरोक्रेट इस तरह के काम पे क्या उनके ज़ाब्ता अखलाक के अंदर भी कोई ऐसा कानून मौजूद है? देखिए जी, ये साइफर के हवाले से जो इनका ज़ाब्ता है, जो SOPs हैं, वो बड़े वाज़ेह हैं। वो ये कहते हैं कि जो जॉइंट सेक्रेटरी थे ये उनके पास पहुंचना चाहिए था। अगर वज़ीर आज़म साहब के पास पहुंचता भी है, उसके बाद ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था साइफर जो है वो उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी के पास पहुंचना चाहिए था। वो उसको अपने पास होल्ड रख सकते हैं। उसके अलावा जब वो उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती या ये इनलिमिट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा वो मुतलका जो डिपार्टमेंट है, फॉरेन ऑफिस है, उसको वहाँ पर भेज देते। तो इस हवाले से चूंकि उनके पास तो कभी ये जॉइंट सेक्रेटरी के पास ये साइफर जो है कभी गया ही नहीं है शादाब साहब, ये तो डायरेक्टली आजम खान साहब के पास आया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबका वजीर आजम के, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने चेयरमैन PTI साबका वजीर आजम को दिया, और वो कहते हैं जी मुझसे कहीं गुम हो गया है। तो ये नेग्लिजेंस तो है ना, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। चलें यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से केस ज़ेरे समात है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसमें अदालतों में जो है सिविलियंस हैं इनके ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है आज समाअत की। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस बेंच ने समाअत की और आज हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि मुलाकातें करवाई जा रही हैं जो लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को फोकल पर्सन रिटायर्ड जज को मुकर्रर कर सकते हैं जो मुलाकातों के वक्त में वहाँ पर मौजूद हो। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर तफसीली वजूहात का जिक्र होगा, अटॉर्नी जनरल का ये कहना था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिविलियन पर फौजी एक्ट के इतलाक़ के लिए 21वीं तरमीम की गई थी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकज़ी हैसियत हासिल है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो आज भी अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे थे। अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी हकूक़ जो है वो करार दिया गया है। कल अदालत ने कहा था कि अपील का जो है वो लाजमी इसको जुज़ करार दिया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? गैर मुय्यना मुद्दत के लिए समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। देखिए इसमें बड़ी आम पेशरफ्त हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और आप मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स चलाना ये आपका जो दस्तूर है उसके बुनियादी जो आर्टिकल्स है जिसमें आर्टिकल 10A है जिसमें फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है किसी भी मुलजिम को, तो उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं जो हर शहरी को दिए हुए हैं इस दस्तूर ने, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा इसका एक और पहलू ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है उसका जो कंसेप्ट है, क्योंकि मिलिट्री जो है जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो कोर्ट को प्रिजाइड करता है, केस को समाअत करता है, वो एक कर्नल साहब होते हैं और वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं। तो इसका मतलब है जो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट है तो वो तो फिर मरकरी हो गया, वो तो है ही नहीं है। तो ये जो है इसके 3-4 पहलू हैं जो अब आम हैं। तो इस हवाले से यहाँ भी तो फिर मॉनिटरिंग जज बिठा दिए जाते हैं ना। देखिए ये भी बिल्कुल आपकी सुप्रीम कोर्ट की जितने भी नज़ायर हैं बात निकलेगी तो फिर वो भी गलत था किसी भी वो तो बहुत गलत हुआ। जैसे वहां पे एक जज को बिठा दिया गया, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई भी कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती कानूनी तौर पे। तो वहाँ पे इसी पनामा केस में जो जज साहब बैठाए गए तो वो इस जो बुनियादी असूल है उसकी खिलाफ वर्जी थी कि वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करते रहे, अपनी मनपसंद के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके नाम मंगवाते रहे, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाई और अपने मनपसंद के रिजल्ट जो है वो ले लिए। तो इसका मतलब है फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर इंक्वायरी का जो कंसेप्ट है वो तो सबोताज हो गया। तो ये नहीं किया गया, इसलिए ये अदालतें बनाई गई हैं कि उनका किसी भी मुल्जिम का उसको फेयर ट्रायल का मौका मिल सके, उसको अपने दिफा करने का मौका मिल सके कि वो दिफा कर सके। हमारे कानून में एक बुनियादी चीज़ है कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गुनहगार किसी भी वजह से छूट जाए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी बेगुनाह को सजा एक को नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके लिए 200 गुनहगार छूट जाए। लेकिन हरल साहब फिर वही बात यहाँ पर आएगी कि देखिए अगर हम कहें कि जी वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में आप कहें कि ये वो अपील नहीं होगी, अपील तो ज़ाहिर है वो पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं, लेकिन आज भी अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा है कि मुझे मोहलत दी जाए और मैं आपको इस हवाले से पूरी डिटेल्स जो है वो बताऊंगा, क्योंकि बताया ये गया था कि अपील का हक़ तो होगा और फेयर ट्रायल भी होगा। और बाकी जो फेयर ट्रायल पे आप बात कर रहे हैं तो फिर तो देखिए वो तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में पनामा की आपने बात की है तो पनामा का मामला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त किसी सूरत हो ही नहीं सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया। अपील का हक देखिए किसी भी केस में, अब हम आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं इनको हम कहते हैं जी ये जुडिशल मर्डर और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम बात करते हैं। उसकी रीज़न क्या थी कि उसकी रीज़न ये है कि वो डायरेक्ट हाई कोर्ट ने आई थिंक उनका ट्रायल किया था
और उनकी जो रेमेडी थी, यानी कि अगर उनको ट्रायल कोर्ट से सज़ा होती, वो फिर हाई कोर्ट आते, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील जाती, फिर सदर मुमलिकत के पास जाती, एक प्रोसीजर होता, उस प्रोसीजर को काटा गया। तो पनामा में भी तो कुछ इसी तरह का सीन हुआ था ना। देखिए जी, जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ट्रायल होता है तो हाई कोर्ट में जो रिट होती है वो भी कोई अगर आईनी नुक्ता हो, जिस हवाले से कोई किसी खिलाफ वर्जी हो, तो उस हवाले से रिट होती है। अदरवाइज जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो उस अपील के लिए, अपील का राइट देने के लिए आईनी तरमीम का होना ज़रूरी है। और अगर ये आईनी तरमीम कर देते हैं फिर तो अपील हाई कोर्ट में जाएगी। अदरवाइज जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो है 199 जो आर्टिकल है आइन का, उसके तहत होगी, और उसमें कोई बुनियादी, अगर कहीं भी बुनियादी कोई नुक्ता है उस हवाले से होती है। अदरवाइज उसमें बिल्कुल जो है वो अपील का राइट नहीं है, और हर मुल्जिम जो है उसका ये कानूनी और इखलाकी जो राइट है कि उसको अपील का राइट दिया जाए, और उसके अलावा रवियन फाइल हो। बहुत सारे इसमें जो है बुनियादी नकायस हैं जो मिलिट्री एक्ट है इसमें। तो ये मैं समझता हूं कि वैसे भी बुनियादी इंसानी हकूक जो है उनकी भी खिलाफ वर्जी है कि किसी भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, जब आपकी आम अदालतें जो हैं वो काम कर रही हैं। इस हवाले से एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, वो इस हवाले से काम कर रही हैं, वहाँ पे ट्रायल भी चल रहे हैं लोगों के। और ये मिलिट्री एक्ट इसलिए बनाया गया था, इसकी बहुत लंबी तारीख है। ये सबसे पहले जो है 1912 में बनाया गया। उसके बाद ये चूंकि गोरा तो यहाँ से अंग्रेज तो चला गया, उसके बाद इन्होंने एज इट इज जो है आपके हमसाए मुल्क में शादाब साहब अभी भी ये मिलिट्री एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल है, लेकिन वहां पे सिविलियंस के ट्रायल नहीं होते। सिर्फ ये आर्मी के लिए है, आर्मी के ऑफिसरान के लिए और आर्मी के मामलात के लिए ये वहां पे इन एक्ट का इतलाक है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि एक दफा नहीं 2-3 दफा हो चुका है। शायद कानून बनाने वालों ने कभी तस्वुर भी ना किया हो कि 9 मई जैसे वाकयात हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज को अलग किया हो। नहीं, देखें, वाकयात तो कहीं भी हो सकते हैं ना, किसी मुल्क में भी, लेकिन जहाँ की अवाम का जो और वहाँ के शहरियों का बुनियादी जो हकूक आइन ने दिए हुए हैं, आइन जो है वो सबसे मुकद्दम है। आपने इस मुल्क को आइन के तहत चलाना है, अपनी मर्जी से नहीं चलाना। अगर आपने आइन के तहत चलाना है तो आइन के जो बुनियादी असूल हैं उनके तहत आपको चलना पड़ेगा। और आइन में ये बड़ा वाज़ेह है कि कितने शहरियों के क्या बुनियादी हकूक हैं। उस हवाले से आपकी आम अदालतें जो हैं वो काम कर रही हैं। उनमें जो है इनके हमने उस जितने भी 9 मई वाले वाकयात हैं उनकी मजम्मत की है, वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आम अदालतें काम कर रही हैं। जहाँ पे देखें ना, एक इंसाफ का बुनियादी असूल है कि सिर्फ इंसाफ जो है वो होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ये आप सबके लिए कह रहे हैं ना, नीचे टॉप टू बॉटम में, गरीब आदमी के लिए भी कह रहे हैं। बिल्कुल। और इन 9 मई वाले मामलात में तो एक अजीब मंतक जारी है कि जो आदमी जो है, जो अमीर आदमी है, जिसके राब्ते वास्ते हैं, वो आके स्टेटमेंट देता है तो वो बरियो जिम्मा है, वो इनोसेंट है। और जो आम आदमी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो जो है वो बेचारा मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दिया जाएगा। ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन है ना कि आप, और ये आइन की बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक है। चलें अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और ब्रेक ले लें। पहले ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है जिसमें अदालत की जानिब से अंदिया दिया गया है कि अगर मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट ना पहना तो 5,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ अंदिया दिया गया है, इस तरह की कोई जजमेंट सामने नहीं आई, कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हरल साहब, लाहौर हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पर जो स्मोक से मुतालिक, कंट्रोल से मुतालिक केस काफ़ी अरसे से ये मामलात चल रहे हैं, इस पर समाअत के दौरान ये हेलमेट का वाक़या मामलात भी उठाए गए और इसमें ये कहा गया कि हेलमेट पहनना लाजमी है। वैसे तो वैसे ही लाजमी है, कानून की या उसके बग़ैर भी ज़रूरत है, आपकी सेफ्टी के लिए। तो अब मैं देख रहा था कि कुछ लोग इस पर एतराज़ कर रहे थे कि जी ये क्यों किया जाएगा 5,000 रुपया जुर्माना। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, हम जब भी कोई अंदिया देते हैं
उसकी हम ये जितने भी जज साहबान हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, इनको चूँकि ये जैसे आपको पता है शदाब साहब, आपने काफ़ी अर्सा जो है अदालतों को देखा है, तो ये कैसे एलिवेशन होती है। अब बदकिस्मती ये है कि पहले तो हमारे जो सीनियर कानूनदान है, जो हमारे वकला साहबान हैं, वो हमें कहते थे कि ये जो आदमी है इसकी प्रैक्टिस ऐसी है और ये जो एलिवेट हो जाएगा। अब हमें पता भी नहीं होता और हमें उसके सामने पेश होना पड़ता है, ये हम जज साहबान बन गए हैं। तो कैसे ये जो इनकी इंडक्शन है या एलिवेशन है, अपॉइंटमेंट जो है वो उसमें बहुत सारे नकायस हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, आप तो दूसरी तरफ इसको लेके मैं उसी साइड पे आ रहा हूं। मैं उसी साइड जाती राय पूछेंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, अंदिया दिया है, अभी ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन देखिए इससे पहले एक और फैसला आया था, वो था कि आप जो है वो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा है कि वो आवाम पे बोझ उसका पड़ गया है। वो जहां भी कोई अगर 20 रुपए की कोई चीज ले तो 60-50 रुपए का छापर लेना पड़ता है। हम के जी अवाम पे जो है वो बोझ भी ना पड़े और मुल्क तरक्की भी करे। अब देखिए, वो शॉपिंग बैग की आप बात कर रहे हैं, वो पोल्यूशन का बायस बनते थे। वो ऐसी चीज है जो खत्म नहीं हो सकती किसी तरीके से। आप उसको जला भी देंगे, उसका धुआं जो है वो जरीड़ा फैलेगा, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पे कायम रहेगा। देखिए, कोर्ट ने थोड़ा सा टाइट किया तो अब आपको शॉपिंग बैग्स बहुत कम नजर आएंगे। आपको ज्यादातर वो जो कपड़े के बैग वगैरह बनाने शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, हम आम लोगों को ना जब तक थोड़ा सा डंडे से सीधा ना किया जाए तब तक हम सीधे नहीं होते। देखिए, अगर क्या बेहतर होता अगर जज साहब उसमें ये भी लिख देते कि ये जो 15-20 रुपए या 50 रुपए इजाफी आप बैग के चार्ज करते हैं, ये सार्फिन के ऊपर नहीं करेंगे, आवाम के ऊपर इसका बोझ नहीं डालते। और उसी हवाले से मेरे आप जैसे ही ना जिन्होंने लूटने का सिलसिला बनाया हुआ है कि अभी एक बंदे से आप 40,000 का, 30,000 का, 10,000 का सामान लें और उससे ही आपको 50-50 रुपए के बैग लें। ये हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं, हम एक दूसरे को जिबा कर रहे हैं। इसमें किसी अदालत का तो कोई कसूर नहीं है। हमारे अंदर तो अखलाकी जरूरत ही नहीं है। क्या अदालतों को नहीं पता कि लूटने वाले कौन है और अवाम और सार्फिन कौन है? तो फिर आप मैं आता हूं आपके जो हेलमेट वाले अंदिये पे कि उन्होंने 5,000 मिनिमम कहा है कि जुर्माना। आप देखें, मोटरसाइकिल जो है किसके पास होता है? आम आदमी जो है उसके पास मोटरसाइकिल बाइक होती है। कोई जो अमीर आदमी है वो गाड़ियों में चढ़ते हैं। आपको तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सख्त फैसला है। बहुत बेहतरीन फैसला है। अभी फैसला तो नहीं हुआ, अंदिया जो दिया है, आगे तो फैसला जब होगा। क्यों हरल साहब, आपकी जान उस 5,000 रुपए से कई गुना ज्यादा कीमती है। अदालत ने अंदिया दे के सिर्फ टाइट किया है, बताया है कि यार हेलमेट पहनो। हमारे यहां पर लोग हेलमेट टंकी पे रख लेते हैं, वो उसके साथ हैंडल के साथ लटका लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। फिर सड़क पे खुदा ना खास्ता छोटा सा भी हादसा होता है, सर सड़क पे लगता है, फुटपाथ पे लगता है, मैंने देखा जाने जाते हुए, आपने भी यकीनन देखा होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ा बेहतरीन है कि अगर आपको खींच दिया जाए कि जनाब, क्योंकि हमारी कौम वैसे से नहीं सुधरती कि अभी 5,000 रुपया जुर्माना होगा, आप वो हेलमेट लेके आप सर पे पहनेंगे ही पहनेंगे। और अगर शॉपिंग बैग की तरह उसकी भी आदत डेवलप हो जाती है तो सर उस अदालत के पास तो कुछ नहीं जाना, 5,000 रुपया अदालत के खाते में नहीं जाना ना, अगर ऑर्डर आ जाता है ना वो गवर्नमेंट के खाते में जाना है। एक मिनट सर, माजरत के साथ मैं जरा थोड़ा सा आपको समझा दूं कि मेरा इस पे क्या पॉइंट है कि आपके 5,000 रुपए का मकसद ये है कि वो ये डंडा है 5,000 वाला कि बेटा हेलमेट पहन के बाहर निकलो। हेलमेट पहनने से ना उस जज साहब को कोई फायदा होगा, ना हरल साहब आपको कोई फायदा होगा, ना मुझे फायदा होगा। फायदा होगा उस बंदे को जो 5,000 के डर से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और आदत डेवलप कर लिया कि खुदा ना खास्ता मैं छोटी सी हल्की स्लिप होने से गिरा, मेरा सर सड़क पर ना लाके पड़ जाए। आप बोलें। देखिए शदाब साहब, आपने सारी बातें की हैं, बिल्कुल बजा फरमाया है, लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे इस लाहौर में, कराची में, जितने भी बड़े मुल्क शहर हैं, क्या कोई ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो आपको समझ आता है? क्या जज साहब उसमें जो ट्रैफिक पुलिस है या उनको बुला के ये क्या पूछने की मजाज नहीं रखती कि आपकी ट्रैफिक सेंस जो है वो बेहतर की जा सके? अच्छा, आप हमें पीछे की तरफ चल रहे हैं, पहले ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, फिर ठीक बुनियादी, फिर हेलमेट की तरफ। आप ना पहने, लेकिन इस फैसले को या इस अंदिये को गलत ना कहें। ये टोटली मैं कहता हूं ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन सख्त फैसला है
चूंकि तो भी है आजकल लोगों के पास शदाब साहब लहरा रहे हैं, रोटी खाने के पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुदा न खास्ता सड़क पे गिर के फुटपाथ से सर मरवा के जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होने से 1000 गुना बेहतर है कि आप 5000 के डर से हेलमेट लेके। आपको यह भी पता है शदाब साहब कि हमारी जो पुलिस है वो अपने रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए, पुलिस वालों को भी माफी नहीं है इस दफा। अगर कोई पुलिस वाला हेलमेट नहीं पहन के फिर उसका चलान हो रहा है, एसओपीज में शामिल है कि आपने रोजाना इतने चलान करने हैं, तो वो तो फिर इसका मतलब है उनकी मौजें लग जाएगी। सर मुझे देखिए अरल साहब, बात ये है कि हम बात कर रहे हैं फैसले, मेरे ख्याल में बड़ा बेहतरीन है। एक जैसे वो आप थे ना, थोड़ा डंडा दिखा के आपको करना है, आप नहीं सीधे हो सकते, आपके साथ तरले मिनते प्यार मोहब्बत सारा कुछ करके देख लिया भाई, जब तक डंडा नहीं ना पकड़ेंगे तब तक आप सीधे नहीं होंगे ना, आप तब तक हेलमेट पहनेंगे। और हेलमेट पहनना आपकी जात के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी मां के लिए वो जरूरी है कि आप हेलमेट पहन के महफूज जाएं, महफूज वापस आएं। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हेलमेट पहनना जरूरी है। मैं सिर्फ इस हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि ये सख्त फैसला है, इसमें जो पैसे हैं वो ज्यादा है, उसके अलावा जो ये निजाम है, क्या करें 2500 ये पैसे, ये जो कंट्रोल करने वाले हैं ट्रैफिक का निजाम, उनके लिए भी सख्त फैसले करें ना। अब देखिए अभी तो फैसला नहीं आया, मैं तो ये बात करूं अंदिया दिया है, जब फैसला आएगा हो सकता है उस फैसले के अंदर ये तमाम चीजें क्योंकि डिटेल के साथ उसमें बता दी जाएं, लेकिन अभी तक जो है मैं समझता हूं कि ये 5000 वाला बुरा नहीं है। आपकी जान, मेरे सामने कई लोगों का इस तरह इंतकाल हुआ है कि बाइक पे बैठे हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना कि चलो वापस आके ले लेंगे, खैर है मैं घर भूल गया हूं, थोड़ा सा फासले पे गए हैं, गिरे हैं, स्लिप हुए हैं, सर लगा उनका फुटपाथ के साथ और खत्म। बच्चे उनके रुल रहे हैं, बच्चे अल्लाह माफ करे उनके ख्वार हो रहे हैं। आदिल साहब, उनके बच्चों का, उनकी फैमिलीज का मुस्तकबिल देखें, 5000 पे वो फिर कमा लेगा जाके, वैसे तो क्यों कमाएगा, मतलब भाई सीधी सी बात है वो हेलमेट पहनेगा, ये तो उसको डराया गया कि भाई 5000 रुपया जुर्माना हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाता है तो वो तो सर सारी जिंदगी, वो तो फिर जिंदगी चलेगी ना। आप मुझे बताएं 5000 कीमती है या वो जिंदगी कीमती है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, 5000 से ज्यादा जिंदगी कीमती है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, आपने देखा है कि ये अपनी जो एक लाइन सिस्टम जो है ट्रैफिक में, जो बुनियादी चीज़ होती है कि हर कोई अपनी जो लाइन है, जो जिस जानिब उसका बनता है कि जो बाइक वाला किस साइड पे रहे, गाड़ी वाला किस, जो फास्ट ट्रैक है, जो हर ट्रैक है उसका ज़रूरी है। हमारे देख लें आप जो ट्रैफिक का निज़ाम है, यहाँ पे तो कोई ट्रैक वाली बात ही नहीं कि कोई अपने ट्रैक का ख्याल करता है। ट्रैफिक के लिए लेन और लाइन की भी बात सुन, वो क्या जनरल मुशर्रफ के दौर में एक दफा स्टार्ट में सख्ती की गई थी, आपको याद होगा, माल रोड पर अगर कोई नहीं करता था उसको धक्के दिए जाते थे और उसकी गाड़ी को पुश किया जाता था, बाइक को पुश किया जाता था। उसके 2 महीने की इस प्रैक्टिस के बाद आप देखें बेलंबा अरसा तक लेन और लाइन की परवाह की गई, देखा जाता था। मेरे आप जैसे जो, बल्कि मैं तो नहीं, आप जैसे ताकतवर लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा साइड पे होके लाइन में आ जाते थे कि यार कहीं पकड़े ना जाए, चलान ना हो। सर जब तक हमें ये 5000 वाला डंडा नहीं दिखाया जाएगा हम नहीं सुधरेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के फैसले आते हैं और आने चाहिए। देखिए, पार्किंग का भी इसमें आपने जिक्र नहीं किया, ना जज साहब ने जिक्र किया है। हालांकि जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसमें पार्किंग जो है बहुत ही आम जुज़ है। ये पार्क हमारे, आप देखिए ट्रैफिक का निज़ाम क्यों हर रोज थोड़ी सी बारिश आती है, सारी बातें बजाएं, थोड़ी सी बारिश आती है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। वो तमाम बातें बजाएं, लेकिन हेलमेट आपको पहनना पड़ेगा। हेलमेट पहनना चाहिए। गाड़ी में वो बैठ के मैंने आपको गाड़ी में हेलमेट पहना देना है, और नहीं होना तो मैंने कहना हरल साहब का चलान करो, ये गाड़ी में बैठे इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। सर ये भी आपको पता है शदाब साहब की, जहाँ पे चलान जो है आम आदमी का होना है, ना आपका होना है, ना किसी तकड़े आदमी का होना है। जो भी इस मुल्क में देखिए कानून जो है आम आदमी के लिए यहाँ पे है, किसी भी तकड़े आदमी के लिए, अशराफिया के लिए इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपने इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे गामजन करना है,
आपने मुआशरे को बेहतर करना है तो आपको जो कानून का इतलाक है वो हर किसी के लिए एक जैसा करना होगा। आम आदमी के लिए भी और एक ताकतवर आदमी के लिए भी आपको कानून का इतलाक जो है वो एक जैसा करना होगा, तब भी जाके इस मुल्क में बेहतरी होगी और तब भी सारे मसाइल का जो है वो हल कर तो रहे हैं। आपने तो ट्रैक की जो कह दिया कि जी 5,000 वाला जुल्म हो गया है, अभी तो सिर्फ डंडा दिखाया है कि अभी 5,000। मैंने तो आज किया है, बार बार कह रहा हूं, अंधिया दिया है, अभी ऑर्डर नहीं हुआ। 5,000 का ऑर्डर भी अगर हो, कोई एक शख्स हेलमेट नहीं पहनता उसको 5,000 जुर्माना होना चाहिए। साथ एक उसमें ऐड कर दें कि 5,000 रुपये उससे जुर्माना वसूल करें, और जब वो जुर्माने की पर्ची जमा करवाए उसको 2-2,500 वाला 3,000 का जो हेलमेट होता है वो साथ उसको दिए कि आइंदा पहन के जाना, नहीं तो 10,000 का चलान होगा। ये बात ठीक है। जो बात देखे ना, ये बात बड़ी आपने प्यारी की है कि क्या वो 5,000 लेके तो उसमें से 2-2,500 रुपए का हेलमेट लेके उसको देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जितने भी कानून बनते हैं वो बात किस्मती है, उनका इस्तेमाल उनको गलत होता है इस्तेमाल, और वो लोगों की जेबें भरने के काम आता है। इसी तरह ये भी जो बन जाएगा अगर कानून के 5,000, तो ये पुलिस ट्रैफिक वाले जो हैं उनकी तो मौजें लग जाएंगी, क्योंकि उनको हुक्म होता है कि आपने रोजाना के इतने चालान जो है वो करने। ना एक चीज ये भी आज तो फर्क आ गई, जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं ना, इससे भी इनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है कि देखेंगे वहां भी बैठ के लोग देख रहे होते हैं कि कितने हेलमेट वाले गुजर गए हैं किसके इलाके में। तो हेलमेट वाले की थोड़ी सी माफी मुश्किल लग रही है, बाकी जो छोटा मोटा नंबर प्लेट ये वो सारा, इस पे तो वो शायद कोई वार्डन अपने चक्कर में पड़ जाए, लेकिन जो हेलमेट है वो पता है मेरे सर पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी वालों के, तो मैं अगर नहीं करूंगा कोई रिपोर्ट हो जाता है। देखिए ई चलान आए थे, ई चलान का सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन इसी हाई कोर्ट ने वो स्टे उस पर जारी कर दिया था कि क्योंकि इसमें अभी इस लेवल तक डेवलपमेंट नहीं हुई कि ई चलान किया जाए। लोगों ने ये ख्याल करना शुरू कर दिया था कि हम जो है अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं भी खड़ा तो हम जो है वो एहतियात करें, इशारे को ब्रेक ना करें। आज आप कहेंगे शदाब पता नहीं क्या खा गया है, मेरे हर चीज से इख्तलाफ कर रहा है, वो गलत था। नहीं देखिए यही तो चलान में आपको ये नहीं पता कि मैं अगर वहां पर इशारे में खड़ा हूं, मेरे पीछे अरल साहब आके पी 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 ठक ठक मार रहे हैं, 3 फकीर इधर से आए हैं, 2 फकीर इधर से आए हैं, मुझे उन्होंने ज़हनी तौर पे इतना टॉर्चर किया कि मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे ले गया हूं और मेरा चलान घर आ गया। अच्छा, वो भी जो चलान होता था वो ये नहीं था कि वो बैठे हैं फौरन, वो सारे दिन की रिकॉर्डिंग होती रहती थी। शाम को एक साहब जाके बैठते थे, वो बैठे हैं साथ लूडो खेल रहे हैं साथ, वो देख रहे हैं अच्छा इसका कर दो, इसको छोड़ दो, इसका कर दो, इसका छोड़ दो, तो वो इस तरीके से चलान किया करते थे। नहीं वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया ना, तो ठीक है ना। हाँ, क्यों उस वाले से अगर मैं समझता हूँ, वैसे तो आप अगर इस जितना भी ये ट्रैफिक का निज़ाम है इसको कंप्यूटराइज करेंगे, आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके थ्रू आप इसको करेंगे, तो इस वाले से एक और जो बड़ी आम चीज़ है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो ट्रैक है उसको फॉलो किया जाए कि आपने बाइक वाले ने किस ट्रैक में चलना है, गाड़ी वाले ने किस ट्रैक में चलना है और फास्ट ट्रैक कौन सा है। ठीक है रल साहब, आपकी तजावीज़ जो है ना वो नोट कर ली गई हैं। आप भी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सीरियसली ये जो बातें हैं ये जाके आप उसमें वो एक सीएम दायर करें पार्टी बनने के लिए, और उसमें आप जाके। लेकिन यहाँ पे मेरी एक आखिरी बात है शदाब साहब, यहाँ पे जो ताकतवर है उसने कभी भी कानून का जो है ना, उसने हमेशा कानून को बालाता किया है, ख्याल नहीं किया। उसके लिए कानून जो है वो एक मकड़ी का वो कहते नहीं जाला है, उसकी तरह है। हाँ, ये कुछ आम आदमी के लिए बहुत बड़ा सख्त कानून। रोड के करीब कुछ लोग रहने वाले जो हैं वो एक ताकतवर है और उनके लिए कानून मकड़ी का जाला है। आज के लिए इतना ही। जुबे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।